हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं टू वेल के बिको फ्रेश वीडियो के अंदर। सो फाइनली सुबह जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे वीडियो के अंदर अबाउट द यूएसए जीडीपी डेटा, वो यहाँ पे निकल के आ चुका है और इस बार भी हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ये ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव 1.6 था जो कि ग्रोथ है, और इतना जल्दी तो उसको पॉजिटिवली लाना इम्पॉसिबल सी टास्क है। तो ये वाला जो हमें क्वार्टर टू का जो रिजल्ट देखने को मिला है यूएसए के अंदर, वहाँ पे -0.9 की ग्रोथ देखने को मिली है। तो बेसिकली आर्टिकल्स और सभी चीज़ों की तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने यानी कि जो भी हमारा क्वार्टर भी गया है उसमें -0.9 की ग्रोथ है और पहले की यहाँ पे 1.6 थी। अब बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर यूएसए या फिर किसी भी कंट्री के अंदर 2 नेगेटिव ग्रोथ आती हैं जीडीपी के अंदर, तो हम कहीं न कहीं रिसेशन में होते हैं। एंड क्योंकि अमेरिकन एक ऐसी इकोनॉमी है जो पूरी ऑल ओवर इकोनॉमीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करती है। डॉलर की में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो कहीं न कहीं उनकी करेंसीज़ में होते हैं। तो ये दोनों फिगर्स हमें बताते हैं एज़ अ डेटा एनालिटिक्स कि कहीं न कहीं हमारे लिए एक रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो टेक है, अगर हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट का यूएसए के, या फिर जो इनके कह सकते हैं कि जो आप जैम पॉवेल हैं जिनकी सुबह मैंने बात करी थी, तो उनका बेसिकली कहना है कि हम कोई भी रिसेशन में नहीं है। इनका कहना है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छी खासी चल रही है, हमें कोई भी रिसेशन देखने को नहीं मिल रहा है। इवन दैट यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, और यही चीज़ यहाँ पे प्रेसिडेंट की अभी एक स्टेटमेंट निकल के आई जीडीपी के ऊपर, जिसमें कि आप इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारी जो जॉब्स है वो हिस्टोरिकल बहुत अच्छी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6 का है, 1 मिलियन से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो बेसिकली इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, और $200 बिलियन का अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है साउथ कोरिया की तरफ से। तो ये भी एक बहुत बड़ी सी बात है। तो यहाँ पर इनका सिंपल सा कहना है कि नहीं, हम लोग टेक्निकली तो मतलब अगर आप फंड इस हिसाब से देखें कि हाँ, 2 फिगर जो होते हैं उससे हम किसी भी कंट्री को मानते हैं कि हाँ, वो एक रिसेशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है वो कह रही है कि नहीं, नहीं, हम कोई रिसेशन में नहीं है, ये तो एक अफ़वाह जैसी यहाँ पे लगती है। एंड इसी के तौर पे अगर मैं आपको बात करूँ तो बिटिनिंग को मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छी एक रिसर्च करी है कि यूएसए के अंदर बेसिकली कितने अभी तक रिसेशंस हमें देखने को मिले और उसका ड्यूरेशन हमें कितना यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला रिसेशन बेसिकली आया था वो आया था 1937-38 के अंदर। ये बेसिकली 13 महीने तक चला था। इसके बाद रिसेशन आया था 1945 में, ये 8 महीने चला था। रिसेशन 48 से 49 में आया जो कि 11 महीने के आसपास चला है। 53 से 54 में 10 महीने, 57 से 58 में 8 महीने, 60 से 61 में 10 महीने, 69 से 1970 के अंदर 11 महीने, एंड 73 से 1975 यानी कि 16 महीने। इसके बाद 1980 के अंदर 6 महीने का, 1981 से 82 के अंदर 16 महीने का, 1990 से लेकर 1991 यानी कि 8 महीने। इसके बाद 2001 में 8 महीने, 2007 से लेकर 2009 के बीच में 18 महीने का, जो कि सबसे बड़ा रिसेशन हमें देखने को मिला था जब यूएस के अंदर जो आपको कॉलेप्स देखने को उस टाइम पे मिला था। एंड 2020 के अंदर 2 महीने का सबसे छोटा अगर हम किसी रिसेशन की बात करें तो वो इस पॉइंट पे मिला है। यानी ओवरऑल अगर 1857 से बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 34 रिसेशंस हमें अभी तक यहाँ पे यूएस की मेजर इकोनॉमीज में देखने को मिले हैं। एंड ये वाला जो रिसेशन है जो कि डेटा के थ्रू है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम एक एस्टिमेट देखें तो लगभग ये रिसेशंस 1 साल के आसपास तक स्टैंड करते हैं। कुछ टाइम में ये बहुत कम होते हैं, लाइक 10 मंथ्स, 8 मंथ्स, 2 मंथ्स, लेकिन कुछ टाइम में ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी यहाँ पे होते हैं और कहीं न कहीं 12 महीने से 18 महीने की ड्यूरेशन तक भी यहाँ पे चीज़ें चली जाती हैं। तो ऐसे टाइम पे अब आपको क्या लगता है, रिसेशन है या नहीं है, वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। लेकिन हाँ, रिसेशन आने का सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो कहीं न कहीं स्लो होगी, तो जितनी भी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। और यही चीज़ें बताती हैं क्योंकि अब जो भी रिसेशंस आ रहे हैं तो वहाँ पे मार्केट का ड्रॉप आएगा, सारी चीज़ें आने वाली हैं, और ये सारी चीज़ें हमें इस पॉइंट पे देखने को वहाँ पे मिलती हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या हम लोगों को एक असर देखने को मिलता है, क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उससे ही हम ज़्यादा क्लियर आइडिया यहाँ पे ले पाएँगे। और अभी जैसे इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कल बढ़ाए थे, जो कि आज सुबह की मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बेसिस पॉइंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये इकोनॉमी को रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो अगर ये रिसेशन आता भी है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, तो मे बी शायद हमें 3 महीने या 5 महीने का रिसेशन देखने को मिले और फिर इसके बाद चीज़ें रिकवर होना स्टार्ट हो जाएँ नेक्स्ट कह सकते हैं जनवरी-फरवरी के आसपास से। क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा बेसिस पॉइंट बढ़ाएँगे उतनी ज़्यादा मार्केट से लिक्विडिटी को ये लोग ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सक्सेसफुल रेशियो थोड़ा-सा देखने को मिला है। अगर आप पुराने रेशियो की बात करें तो ये था 1.6 के ऊपर और अभी है -0.9। तो यानी कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा बेटर यहाँ पे हुआ है, थोड़ी-सी बेटर जो चीज़ें वो
हमें देखने को मिली है। और अब क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे क्वार्टर 4 के अंदर, इस साल के एंड वाले सेशन के अंदर, तो वहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आ जाता है देन जो रिसेशन है फिर वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन हाँ, अगर स्टिल ये नेगेटिव रहता है तो यस, हमारे पास जो रिसेशन है वो थोड़ा-सा लंबा यहाँ पे चलने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का कहीं न कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। वहीं पे अगर हम लोग चार्ट्स पे बात करते हैं तो बिटकॉइन के बारे में मैंने सुबह आपको अपडेट दे दी थी कि किस तरह जो बिटकॉइन है वहाँ पे मोमेंटम दे रहा है। फिलहाल में बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा जंप लिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, जिसको मैं थोड़ा-सा रिमूव यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप चाहें तो इसमें एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला चैनल आपको थोड़ी-सी हेल्प करेगा एज़ अकॉर्डिंग मार्केट के डेटा को एनालिसिस करने के लिए कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी भी इतना ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है। ये छोटे से पंप्स डेफिनिटली हमें देखने को मिले हैं, लेकिन ये ट्रैप्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर जो एक सेंटर पीस है हमारे पास, अगर मैं इसी वापस इस डिज़ाइन को लेकर आता हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि मार्केट लगभग 20,000 के ऊपर जब तक टिकेगा, तब तक मार्केट एक बुलिश टेरिटरी के अंदर रह सकता है, जिसके हिसाब से प्रॉब्ली हाई चांसेस बनेंगे कि मार्केट हमें ऊपर के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है तो आपको क्या करना है, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाके प्रॉपर्ली सस्टेन करेगा देन ही हम लोग किसी लॉन्ग पोजीशन के लिए इवैल्यूएट यहाँ पे कर पाएँगे। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, समझ नहीं आता कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से आप एंट्री एग्जिट करेंगे, कैसे अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करेंगे, कैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड को फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे सीख सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता पड़ेगा, चाहे क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी स्टॉक हो, किसी का भी चार्ट आप नेकेड ले सकते हैं और उसको एनालिसिस करके उसके डायरेक्शन को यहाँ पे ईज़ी तरीके से पता यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम आईडी @cryptophile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए बाकी बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन में इंडिकेटर्स अभी ठीक-ठाक हैं, लेकिन थोड़ा-सा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है कि थोड़ा-सा टेस्ट करने इस लेवल को वापस आए नीचे की तरफ, लगभग 22,300 टू 21,800, तो ये लेवल अभी देखते हैं कि एज अ सपोर्ट एक्ट कर पाता है या फिर हम लोगों को थोड़े से झटके मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। वॉल्यूम्स तो इतना कुछ खास अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका है एंड वापस से प्राइस ऊपर आया, तो सपोर्ट अभी अगर आप ईएमए का भी देखें तो लगभग 22,300 से 21,900, यानी कि वही फंक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे करे हुए हैं। इसके साथ बात करते हैं हम लोग सीएमई चार्ट के बारे में। तो एक गैप तो यहाँ पे फिल हो चुकी है, ऊपर की गैप का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर वो फिल होना है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके उसको फिल यहाँ पे इजीली कर लेगा। डोमिनेंस की बात करते हैं बिटकॉइन की, तो ये डेफिनेटली ड्रॉप हो रही है। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट बस इस लेवल को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, और ये लेवल अगर ब्रेक करके मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस बनाता है तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस ड्रॉप करेगी। डोमिनेंस ड्रॉप करने से अल्टकॉइन में थोड़ा बेटर मोमेंटम आपको मिलेगा, बट यहाँ पे देखना है कि बिटकॉइन इस टाइम पे कैसा रिएक्शन देता है और क्या इस डोमिनेंस के ब्रेकडाउन से बिटकॉइन का भी ब्रेकडाउन हमें नीचे की तरफ देखने को मिलता है करंट पॉइंट से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अल्टकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक अपने सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड कर रही है एंड यस, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो ये आपको पंप करती हुई मिलेगी। इट मीन्स कि जो बिटकॉइन पेयर वाले अल्टकॉइन है उसके अंदर आपको थोड़ी सी जंप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अंदर भी बहुत अच्छा सा एक जंप ऑफ मिला है। लास्ट जो लेवल्स हमने बताए थे उस पर मार्केट टेस्ट करके इसको अच्छा खासा बाउंस कर चुका है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके ये वाली वीडियो देखो। इसके अंदर आपको जो लेवल्स है वो सारे देखने को मिलेंगे। जो मैंने आपको 1300 वाले लेवल बताए थे उसके ऊपर मार्केट बाउंस कर चुका है। लेकिन यहाँ पर भी अभी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पीली या खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे स्टिल अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट करे हुए हैं, और ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं इशू होने वाला है। तो आप ये मानो कि अगर प्राइस ऐसे मूव करता है फिर ब्रेक करके ऊपर कह सकते हैं कि सपोर्ट क्रिएट करता है, देन ये बहुत अच्छा होगा 2000 के प्राइस के लिए। लेकिन अगर मार्केट नहीं करता है, वापस नीचे आता है, तो ये वाला एक लोअर बेस वापस से बनेगा 1300 वाला। तो आप कह सकते हैं कि रेंज है 1300 से लेकर लगभग 1600 के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। और इथेरियम अगर इसके बीच में ही मोमेंटम देता है तो आपको एक रेंज बाउंड मिलेगा। इसके ऊपर जाता है तो आप 2000 से लेकर थोड़ा बहुत आप तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं, लाइक 2100 के बीच में। वॉल्यूम इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इंडिकेटर्स एवरेज अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और अगर आप ईएमए रिबन की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी करंट सपोर्ट 1500 से लेके लगभग 1450 के बीच में है, जो कि ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक सा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीएमई के बारे में। तो सीएमई कैप फिल नहीं हुआ है नीचे वाला, तो इसका थोड़ा सा डर अभी भी स्टिल बनेगा, क्योंकि प्राइस बहुत पास होके टेस्ट होके आया है। तो अगर कोई भी रिजेक्शन होता है तो इस गैप को भी हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है कि मार्केट का जो सपोर्ट है
कुछ विक्स या समथिंग कुछ बनता हुआ इन फ्यूचर हमें यहाँ पे मिल जाए। वहीं पे बात करते हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में, तो बाइनेंस कॉइन फाइनली अपने लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करा है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था, लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है जिसको हमने पहले भी यहाँ पे बनाया था कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके नीचे प्राइस जाता है तो आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। इसको फाइनली ब्रेक कर चुका है। अभी करंटली ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट दे सकती है मार्केट को। तो अगर यहाँ पर कोई अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिलता है इस एरिया के आसपास में, तो हम कुछ लॉन्ग पोजिशन के बारे में सोच सकते हैं। और ये लॉन्ग पोजिशन बहुत लंबी नहीं होंगी, हम थोड़े ही अमाउंट के लिए इसको देखेंगे। तो लाइक टारगेट अगर इसमें रहता है तो $300 तक के अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि एक तो इसका रिट्रेसमेंट प्रॉपर हो, और ये वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है $270 से लेकर $273 पे, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिले या इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किसी भी कंडीशन में यहाँ पे कर जाए। इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल ही मिल रहे हैं। EMA रिबन की अगर आप बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं 259 260 के आसपास में एक बेटर सपोर्ट लेके यहाँ पे चल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में, तो XRP ने जंप ऑफ तो बहुत अच्छा दिया है। अभी ये करंट सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करता है कि नहीं, ये इस पॉइंट पे हमें कल सुबह तक शायद पता पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग या इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट स्टिल रेजिस्टेंस के नीचे। लेकिन अगर इस लाइन को हम इस तरह थोड़ा कन्वर्ट करें तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मिल रहा है और सपोर्ट का कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो दोनों केसेस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर इसका बेयरिश है, ये अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम कंसिडर करें तो हमारे लिए 0.36 का एक ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर अगर XRP जाता है या वहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर पाता है, देन हम थोड़ा सा बुलिश फिर हो सकते हैं। जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आपके लिए मार्केट बियरिश ही रहेगा, और एक बार अगर इसके नीचे आ गया 0.34 तो कंफर्मेशन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट का भी बहुत अच्छा रिबाउंड हुआ है। आप देखोगे तो जो सपोर्टिव लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स है उसी के बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। वापस से मार्केट ऊपर तक गया है, लेकिन वही वाली यहाँ पे बात आ जाती है कि जो पिछली बार फॉलिंग वेज था वो नीचे ब्रेक होने के बाद ऊपर आपको एक बाउंस करके दिया, तो ये जस्ट रिकवरी अभी हमें देखने को मिली है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और यहाँ पर एक पैरेलल चैनल की बात करूँ तो आप इस चैनल के अंदर इसको यहाँ पे रख पाएंगे इस तरीके से। तो चैनल का मतलब तो बेसिकली बुलिश चैनल है, क्योंकि आप देखेंगे तो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है इस पूरे जोन से आप क्रिएट कर सकते हो, इस वाले जोन से लेकर लगभग ये वाला, ये एक हैवी रेजिस्टेंस जोन होगा। अब इस जोन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऊपर है 8.4 8.7 जो कि हमने पहले भी लगाया था, ये इंपॉर्टेंट जोन है। और सपोर्ट जोन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाला एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे की प्राइस अभी भी है। इट मीन कि अगर डॉट को यहाँ से कोई भी रिजेक्शन मिलता है, डॉट नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर एक जो लोकल सपोर्ट है 7.9 पे वो होल्ड करना चाहिए, नहीं तो फिर डॉट वापस से आपको नीचे की एंट्रीज में देखने को मिल सकता है। यहीं पे बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में। सोल ने भी अपनी जो बॉटम ट्रेंड लाइन है उसको एक बेटर तरीके से होल्ड करा। ये वाली जो डार्क ट्रेंड लाइन है इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉलिंग वेज को नीचे ब्रेक करके वापस ऊपर। तो ये हमने पैटर्न्स पहले भी देखे हुए हैं, बिटकॉइन में 2018 के आसपास से पैटर्न बना था। लेकिन अभी हम ये चीज़ नहीं भूल सकते कि सोल स्टिल यहाँ पर एक कह सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ट्रैप है। तो इसके ऊपर जाके वापस हमें कह सकते हैं कि जो कंफर्मेशन है वो चाहिए। लास्ट टाइम प्राइस ऊपर गया था पर फेक आउट करके नीचे आया, जिसका कंफर्मेशन हमें ट्रेंड लाइन से मिल चुका था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर। इसी तरीके से अगर प्राइस अभी नीचे रहेगा तो ये और ड्रॉप करके इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, जहाँ पे कि प्राइसेस में आप 25 के लेवल को फिर से अचीव होता हुआ देख सकते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, हमें एक अच्छा प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिलता है, तो हम यहाँ पे फिर बाय करके चल सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट इस बीच वाले एरिया में फंसेगा, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे ट्रेड करने में, क्योंकि अभी भी ये स्ट्रक्चर में डाउनवर्ड है। ये कभी भी इस तरीके से मोमेंटम दे सकता है, और अगर यहाँ से कोई भी क्रैश देना स्टार्ट करेगा तो ये बहुत बार इस सपोर्ट को कंजर्वेटिव आप कह सकते हैं कि होल्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो में ऑलरेडी अभी तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, प्राइसेस डिप डाउन करके चल रहे हैं। करंट सपोर्ट अभी भी 0.47 पे है, तो इसी का हम लोग वेट यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक ने बहुत अच्छा सा मोमेंटम दिया है। हाँ, ये मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये लाइन ब्रेक होती है तो हमें एक अप मोमेंटम देखने को मिलेगा, और ये चीज़ बिल्कुल अभी तक तो सही लग रही है। अगर आप इस पूरे को देखें तो ये एज अ फ्लैग हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आप इसके पोल को यहाँ पे ले सकते हैं, और इस पोल की हाइट के अकॉर्डिंग मार्केट लगभग $1.3 या फिर ऊपर से बात करें तो लगभग $1.5 के टारगेट्स को अचीव करता हुआ मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश नहीं हुआ है। जी हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर इसलिए बुलिश नहीं है क्योंकि मार्केट अभी तक अपने इस लेवल को बिल्कुल भी ब्रीच नहीं कर पाया मैटिक के अंदर, जो कि 0.91 से 95 के आसपास है। इट मीन कि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन सपोर्ट बनता हुआ तो मिल रहा है, जिसका मे बी शायद कल सुबह तक या कल तक हमें मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई बाउंस आना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ये शोल्डर, हेड और शोल्डर ये क्रिएट होना चाहिए, और फिर इसकी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जब हमें एक रिट्रेसमेंट मिलेगा
तब हम कंफर्म करेंगे कि हाँ, मैटिक अब ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, देन हम सभी को पता है कि मैटिक दोबारा से नीचे लुढ़केगा और इसको एज़ अ रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ वापस गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो थोड़ा-सा कॉशियस रहें कि एकदम से चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा कंफर्मेशन मिलेगा तो आप उसके अंदर अच्छी तरीके से जा पाएँगे। यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है हेड एंड शोल्डर का, नेकलाइन का, जो भी मिलता है, देन हमें एक ट्रेड मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो रेजिस्टेंस तो है ही है। अगले कॉइन की बात करते हैं तो ये है माना। इससे भी अभी कोई खास उम्मीद तो नहीं है। आप देख सकते हो क्लियरली यही वो ट्रेंड है जिससे कि मार्केट ने थोड़ा बहुत बाउंस किया है। इसको आप थोड़ा अप डाउन करोगे तो आपको तो वही प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस स्टिल क्लियर है $1 के आसपास, तो वो ब्रेक होना एसेंशियल है। नहीं तो फिर हम प्राइसेस 0.7 से लेकर 0.72 के बीच में ही रीबाय अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सैंड के बारे में। तो सैंड में आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो नीचे की ट्रेंड लाइन है उसको हल्का सा ब्रेक करके वापस से मार्केट ऊपर गया है, यानी कि आपको नीचे की तरफ एक फेक आउट दिया, वापस ऊपर की तरफ मार्केट गया है। ये भी अभी तक बुलिश नहीं हुआ, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि अगर प्राइस नीचे आता है तो इन दोनों लेवल्स में कहाँ पे होल्ड करता है। अगर ये दो लेवल्स पे होल्ड करेगा देन हम थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर 1.5 तक मार्केट ऊपर जाए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि मार्केट को इसका ये वाला जो ट्रेंड लाइन होगा इसको ब्रेक करना एसेंशियल है। अगर ये ब्रेक नहीं होगा, रिट्रेसमेंट नहीं होगा, तो आप ऊपर के लेवल्स भूल जाओ। फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अगर गिरता है तो लोअर पोर्शन हमें 0.95, जिसके ऊपर भी मैं एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, तो इस जोन तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लेवल्स है जो अब भी आपको थोड़े प्ले करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा चॉपी भी है, थोड़ा सा कह सकते हैं पंप डंप भी हो रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट करना चाहिए। एक बार आपको 1 या 2 दिन के अंदर क्लियरिटी मिल जाएगी चीज़ों की, तो फिर आपको एक अच्छे खासे ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। प्लस इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को यहाँ पे फोकस में डाल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारे ओवरऑल कॉइन्स जो कि हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कवर करते हैं, बहुत सारे कॉइन्स। अब हम चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज की दोस्तों जो हमारी दूसरी न्यूज़ आ रही है, पहले हम ऑलरेडी जीडीपी के बारे में बात कर चुके हैं, तो दूसरी न्यूज़ आ रही है इथेरियम की तरफ से। और इथेरियम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बेसिकली गोरिल्ला का जो मर्ज आने वाला है इथेरियम के अंदर, उसकी डेट को यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। और इसके अंदर 2 लेयर्स होंगी, एक है कंसेंसस लेयर और एक है एग्जीक्यूशन लेयर, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये जो बेसिकली आपको अपडेट देखने को मिलेगा, ये मिलेगा अगस्त 4 को। लेकिन अगस्त 4 को बेसिकली जो अपडेट है वो आएगा बेलाट्रिक्स का, और उसके बाद 6 से 12 अगस्त के बीच में गोरिल्ला का जो अपग्रेड है वो बेसिकली इथेरियम के ऊपर हो जाएगा, जहाँ पे कि प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर इनकी सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। यानी कि जो भी है आप नोड रन कर सकते हो, वैलिडेटर बन सकते हो और बहुत सारे काम कर पाएंगे। इवन दैट इतना ही नहीं, इसके बाद जो एक और अपडेट हमें देखने को मिलेगा वो है पेरिस अपडेट। और ये जो पेरिस अपडेट है ये यहाँ पे वर्क करेगा ट्रांजिशन करने में प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, जो कि एग्जीक्यूशन लेयर के ऊपर यहाँ पे होने वाला है। तो ये सारी डेट्स हुई 6 से 12 अगस्त के बीच में, यानी कि जो इन्होंने सितंबर तक का हमें टारगेट दिया है उस तक इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो जो अगर आपने डेट्स नहीं देखी हैं तो मैं बोलूँगा आप जाइए और ये वाली वीडियो देखिए इथेरियम 2.0 मर्ज के बारे में, जो मैंने 9 दिन पहले डाली थी। इसमें सारी की सारी अपडेट्स उस टाइम पे मैंने यहाँ पे दी हुई थी। अगले दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है एल सल्वाडोर की तरफ से। एंड कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइसेस गिरने के बाद टेस्ला तो अपने माल बेच के निकल रहा है, थोड़ा बहुत ही मतलब बचा हुआ है उनके पास। और एल सल्वाडोर में यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉसेस सभी को है, चाहे हमारा पोर्टफोलियो हो या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो। इस टाइम पे 90% जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे लॉस के अंदर चल रहे हैं। तो एल सल्वाडोर ने यहाँ पे कहा है कि वो बायबैक करेंगे बॉन्ड्स, और बस इसके लिए यही चीज़ें कही जा रही हैं कि जो बुरी रणनीति थी कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना, उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी हैं। तो यहाँ पे 1.6 बिलियन के सॉवरेन बॉन्ड को बेसिकली लेने वाले हैं, और इनका टूरिज्म से पैसा अच्छा आया है डेफिनेटली। ये नो डाउट कि बिटकॉइन की वजह से टूरिज्म इनका बढ़ा है, क्योंकि इन्होंने सिटी को एज अ बिटकॉइन को लीगल टेंडर वहाँ पे घोषित किया है। लेकिन अभी ये 2 बिल्स ला रहे हैं 2023 से 2025 के लिए, जिसके अंदर ये लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो सॉवरेन डेब्ट बॉन्ड्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो अगर आपको बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली अगर बात करें तो जो जेपी मॉर्गन है वो इस चीज़ से खुश नहीं है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है कि आपने बिटकॉइन को एज अ प्रोजेक्ट, एज अ लीगल टेंडर लिया तो वो अच्छा नहीं। इवन दैट आईएमएफ ने भी इनको वार्न किया है कि जो आइडिया है कंप्लीटली बिटकॉइन के ऊपर शिफ्ट होने का, उसको डिच कर दिया जाए। लेकिन हम सभी को पता है कि ये आइडियाज़ क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी करेंसी यहाँ पे ना गिरे। लेकिन बिटकॉइन बिटकॉइन है, और वो यहाँ पे जिस भी तरह इवॉल्व हो रहा है वो हम सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से देख रहे हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है मेटा की तरफ से, यानी कि फेसबुक के एक सब डिवीजन ब्रांड की तरफ से आप कह सकते हैं। और मेटा का जो डिविजनल लॉस है वो है 2.8 बिलियन का। जी हाँ, छोटा मोटा लॉस नहीं, 2.8 बिलियन का लॉस ये लोग करके बैठे हैं अभी तक। और 5.77 बिलियन का इनका ईयर टू डेट का जो लॉस है वो बेसिकली यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो फेसबुक में
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर, ये जो 4 डिविज़न्स हैं ये अलग हैं। और फेसबुक का है फेसबुक रियलिटी लैब्स, जो कि मेटावर्स के लिए काम कर रहा है, यानी कि मेटा है। और इसी के अंदर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन है, सेंट्रल चीज़ों की चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक ने पैसा नहीं कमाया, फेसबुक ने यहाँ पे $452 मिलियन का रेवेन्यू इसमें जनरेट भी किया है। लेकिन कहीं न कहीं अभी क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इनकी जेब से ज़्यादा पैसा यहाँ पे जा रहा है और उसी के कारण यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें आपको $2.81 बिलियन का लॉस देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो यस हाँ, वो पहले जेब से पैसा लगाता है, लॉसेस रहता है, उसके बाद जाके जब वो प्रोडक्ट चल पाता है इन मार्केट, तब जाके वो कुछ पैसा कमा पाता है। हालाँकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनके पुराने डिवाइसेज़ है उससे 452 मिलियन आए हैं, लेकिन यस मेटावर्स को एस्टैब्लिश करना, बहुत सारी चीज़ें करना, अभी भी एक बहुत बड़ा विज़न है, बहुत बड़ा रोड मैप में अब सारी चीज़ें जाएँगी। तो देखते हैं कि जो मार्क भैया हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो तुरंत जाएँ शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।